अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 7 को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम अफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स ऑन द फंक्शन ऑफ किडनी और साथ ही साथ डिसऑर्डर ऑफ किडनी को भी डिस्कस करने जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो एज़ यूजुअल हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है और ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से जो है वो डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और हमारे इस सदका जारिया में आप भी अपना हिस्सा शामिल करें। इसी तरीके से एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तैयारी के हवाले से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम इस नंबर पर हमें सेंड करते हैं तो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। याद रहे मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सेपरेट है। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो चुकी है तो वो अपने अपने शहर का नाम जो है वो कमेंट में लिखेंगे और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होंगे वो अपने अपने एरिया का नाम लिखें। तो इस वक्त मुर्तज़ा जो है वो जैकबाबाद से हमें जो है वो लाइव देख रहे हैं। ओके। और इस वक्त जो है वो सना हारून जो है वो इस वक्त कराची से जो है वो हमें लाइव देख रही है। नेहा खान इस वक्त लियारी कराची से, मदनी मेमन सखर से। ओके, फैज़ान रफ़ीक ने कहा सर फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ कराची से। ओके बेटा, वेलकम, वालेकुम सलाम। ओके, और बहुत तेज़ी से कमेंट आ रहे हैं। मायरा गुल जो है वो सखर से और अब्दुल सलाम शेख दादू से। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लो ताकि हम आज के लेक्चर को बाकायदा हम आगाज कर लें। तो आज के लेक्चर में हम अफेक्ट ऑफ हार्मोन्स और डिसऑर्डर ऑफ द किडनी को बाकायदा हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से इस वक्त जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो चुकी है वीडियो को लाइक कर लो ताकि हम स्टार्ट करते हैं। पेपर में 2 नंबर पे शॉर्ट सवाल आता है, अफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन द फंक्शन ऑफ किडनी। हमें हार्मोन्स का अफेक्ट बताना होता है किडनी के फंक्शन पर। तो 3 हार्मोन है हमारे कोर्स के हिस्से में जिनका फंक्शन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो हार्मोन है, सबसे पहले हमारे पास जो हार्मोन है उसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ADH, या इसका एक और नाम है वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। ये कब सिक्रीट होता है, कंडीशन ऑफ सिक्रीशन। हमने कहा ADH इज सिक्रेटेड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। जब जिस्म के अंदर क्या होती है, पानी की कमी होती है ना, तब ADH क्या होता है, सिक्रीट होता है। इसका लेवल जो होता है वो ब्लड में क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जैसे हम मिसाल के तौर पर रोजे की हालत में हैं तो जिस्म में पानी की कमी होगी ना, तो जिस्म में पानी की कमी होगी तो क्या होगा, हमारे खून में एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल जो होगा वो काफी हाई होगा। अब ये कहाँ से सिक्रीट होता है, साइट ऑफ सिक्रीशन की हम बात करते हैं, कहाँ से सिक्रीट होता है। इट इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके हमारे पास जो है वो हम क्या इसके लॉब होते हैं, एंटीरियर लॉब, मीडियन लॉब और पोस्टीरियर लॉब। तो ये कहाँ से सिक्रेट होता है, पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ सुटेबल वर्ड, पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लॉब से जाकर क्या होता है, सिक्रेट होता है पीछे वाले हिस्से से। साइट ऑफ एक्शन, ये कहां जाकर एक्ट करता है, इट एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वो उसमें कलेक्टिंग डक्ट भी हमने समझा हुआ था। ये कलेक्टिंग डक्ट पर जाकर एक्ट करता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इट्स फंक्शन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसका फंक्शन जो है वो क्या है, पानी की रीअब्जॉर्प्शन करना है। जब भी जिस्म में पानी की कमी होगी ADH का लेवल हाई होगा और ADH कलेक्टिंग डक्ट पर जाकर एक्ट करेगा और यूरिन से, फिल्ट्रेट से पानी की क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ताकि यूरिन के अंदर पानी जो है वो कम से कम लॉस हो। दूसरा हार्मोन हमारे पास जो है, दूसरा हार्मोन हमारे पास जो है, देखो हेडिंग सब में सेम है। दूसरा हार्मोन हमारे पास है एल्डोस्टेरोन। कब सिक्रेट होता है, एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम आयन इन द ब्लड। जब हमारे जिस्म में सोडियम आयन की कमी हो जाती है, सोडियम या क्लोराइड आयन भी इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी जिसको पसीने बहुत ज्यादा आए ना, पसीने में क्या होता है, नमकियात जो है वो जिस्म से कम हो जाती है। बेशक हम गर्मी के अंदर हमें पसीने बहुत ज्यादा आ रहे हो
और हम पानी पी रहे हो लेकिन पानी में नमक तो नहीं है ना, हम नॉर्मल पानी पीते जा रहे हैं, पसीना आते जा रहे हैं, पसीनों में क्या होता है, नमकियात भी, पानी के साथ साथ सोडियम और क्लोराइड आयन भी क्या होता है, लॉस होता है। तो हमने कहा अगर बहुत ज्यादा पसीने आ जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो क्या होता है, जिस्म के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हमने कहा उस वक्त जिस्म के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन की जब कमी हो जाती है, तब एल्डोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है, इसका लेवल ब्लड में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने कहा एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम आयन इन द बॉडी, या इन द ब्लड इज द मोर सुटेबल वर्ड। तो हमने कहा जिस्म के अंदर जब सोडियम आयन की कमी होती है, एल्डोस्टेरोन क्या होता है, सिक्रेट होता है। साइट ऑफ सिक्रीशन, ये कहां से सिक्रेट होता है, इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। किडनी के स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ना यूरिनरी सिस्टम में, उसमें हमने पढ़ा था किडनी के अपर पोल पे जो ग्लैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है वो क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सिक्रेट होता है। इट एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये भी क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन पर जाकर एक्ट करता है। इसका फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, सोडियम और क्लोराइड आयन की क्या करवाना है, रीएब्जॉर्प्शन करवाना है। तीसरा हार्मोन जो हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन, या जिसे पैराथोर्मोन भी कहते हैं। क्या है ये, दिस इज टी, इसमें थोड़ा स्टाइलिश बनाया हुआ है, दिस इज टी, ये टी है, सही है भाई। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये है पैराथोर्मोन, या जिसे हम पैराथायरॉइड हार्मोन भी कहते हैं। कंडीशन ऑफ सिक्रीशन, पैराथोर्मोन इज सिक्रेटेड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन इन द बॉडी। जब जिस्म के अंदर कैल्शियम आयन की क्या होती है, कमी हो जाती है ना, जिस्म के अंदर जब कैल्शियम आयन की कमी होती है, तब पैराथोर्मोन का लेवल जो होता है हमारे खून के अंदर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। साइट ऑफ सिक्रीशन, कहां से सिक्रेट होता है, इट इज सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होते हैं, हमारे नेक में, हमारी गर्दन है ना, हमारी गर्दन के बिल्कुल सेंटर में फ्रंट वाले हिस्से पर क्या होता है, थायरॉइड ग्लैंड होता है। थायरॉइड ग्लैंड के पीछे जो है वो दो पेयर होते हैं, छोटे छोटे मटर के दानों की तरह जो ग्लैंड होता है उसे क्या कहते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड। चैप्टर 3 में बाकायदा इसकी एक अलग से डिटेल भी मौजूद है, तो अभी परेशान मत होना इसके बारे में। तो हमने कहा कि ये पैराथायरॉइड ग्लैंड से क्या होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं पैराथोर्मोन। साइट ऑफ एक्शन, ये कहाँ एक्ट करता है, इट एक्ट ऑन द रीनल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। ये रीनल ट्यूब्यूल के किसी भी हिस्से पर जाकर क्या करता है, एक्ट करता है। और इसका फंक्शन होता है, इट्स फंक्शन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। इसका जो फंक्शन है वो क्या करना है, कैल्शियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करना है, ताकि यूरिन से कैल्शियम आयन जो है उसका लॉस कम से कम हो। तो यहां जाके ये 2 नंबर का सवाल जो है, अफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन द फंक्शन ऑफ किडनी, ये मुकम्मल होता है, पेपर में आएगा तो आपने ये तीनों हार्मोन के बारे में आपने लिखना होगा, सिर्फ हेडिंग याद करनी है और अपने अपने अल्फाजों में ये सेंटेंस आप आसानी से लिख सकते हैं। अब आते हैं हम डिसऑर्डर ऑफ द किडनी, क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। किडनी की हम कुछ जो है वो बीमारियां जो है, किडनी के हम कुछ डिसऑर्डर हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। कैल्शियम आयन की कमी, देखो बड़ा अच्छा सवाल पूछा मेहर बलोच ने कि कैल्शियम आयन की कमी कब होगी, जब दूध कम पिया जाए, मिल्क है ना, आपको कहा जाए ना कि भाई दूध पियो, हड्डियों के लिए क्या है, मजबूत, फायदेमंद है। अब कोई शख्स है जो दूध वाली चीज बिल्कुल भी नहीं पीता, दूध वाली चीज नहीं पिएगा तो कैल्शियम आयन की कमी होगी, कैल्शियम आयन की कमी होगी तो क्या होगा, पैराथोर्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, वो हड्डियों से कैल्शियम निकालकर, हड्डियों से कैल्शियम निकालकर खून के अंदर उसके लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है। इस तरीके से जो है वो कैल्शियम के आयन के मेंटेनेंस के निज़ाम है, और हड्डियां क्या होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होंगी। मुर्तज़ा रीनल का मतलब होता है किडनी, रीनल जो है वो लातीनी जबान में किडनी के लिए क्या होता है, वर्ड यूज होता है। तो डिसऑर्डर ऑफ किडनी की हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले रीनल स्टोन, या जिसे हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन भी कहते हैं। आप में से किसी ने सुना रीनल स्टोन या किडनी स्टोन, गुर्दे में पथरी हो जाना, कहते हैं ना फलां के गुर्दे में पत्थर हो गया, गुर्दे में पथरी हो गई, आज इसको पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन की हम बात करते हैं, इट इज अ कंडीशन इन विच स्मॉल स्टोन्स और कैलकुलाई आर फॉर्म्ड इन द किडनी। ये वो कंडीशन है जिसमें छोटे छोटे स्टोन्स या उसे हम कहते हैं कैलकुलाई, एक अगर है तो कैलकुलस, एक अगर है तो इसे क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं, और एक से ज्यादा अगर है तो इसे हम क्या कहते हैं, कैलकुलाई, हम क्या कहते हैं, इसे कैलकुलाई कहते हैं। तो ये वो कंडीशन है, रीनल स्टोन या किडनी स्टोन एक ही बात है। तो हमने कहा ये वो कंडीशन है जिसमें छोटे छोटे स्टोन या कैलकुलाई, स्टोन के लिए वर्ड कैलकुलाई का भी यूज होता है।
आर फॉर्म इन द किडनी, क्या होते हैं, किडनी में बनते हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह की हम बात करते हैं। इट इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग। इसकी वजह जो है, पहली वजह जो है वो क्या है, हाइपर कैल्सीमिया, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। इसकी वजह क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। खून के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल जो है किसी बीमारी की वजह से अगर बहुत ज्यादा होता है, देखो ये लिखा हुआ है ना मिया, मिया का मतलब होता है ब्लड, हाइपर का मतलब ज्यादा, कैल्सी का मतलब कैल्शियम, और जब भी मिया अगर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ब्लड की बात हो रही है। हाइपर कैल्सीमिया मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। खून के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल अगर जरूरत से ज्यादा होता है किसी डिसऑर्डर की वजह से तो किडनी स्टोन हो सकता है। हाइपर ऑक्जेल यूरिया, हाइपर का मतलब ज्यादा, ऑक्जेल का मतलब ऑक्जेलेट या ऑक्जेलिक एसिड के लिए यूज हो रहा है, और यूरिया का मतलब होता है यूरिन। यूरिया का मतलब ये वो वाला यूरिया नहीं है, केमिस्ट्री वाला यूरिया नहीं है, ये स्पेलिंग चेंज है। हाइपर ऑक्जेल यूरिया, यूरिन के अंदर ऑक्जेलेट नाम के केमिकल का क्या होना, हाई होना। अब ये ऑक्जेलेट नाम का केमिकल यूरिन के अंदर कैसे ज्यादा होता है, पालक के पत्ते ज्यादा खाना। पालक जो है ना, पालक जो सब्जी खाते हैं ना, अगर ये बहुत ज्यादा खाई जाए तो पालक के अंदर जो होता है वो ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होता है। पालक के अंदर ऑक्जेलेट नाम का केमिकल होता है, और अगर ये जरूरत से ज्यादा खाई जाए तो क्या होगा, किडनी स्टोन होगा। इसी तरीके से टमाटर की बात करते हैं, टोमेटो। टोमेटो के जो सीड होते हैं, टोमेटो के जो सीड होते हैं उसमें भी क्या होता है, टोमेटो के सीड में भी ऑक्जेलेट नाम का केमिकल मौजूद होता है। तो ज्यादा पालक या ज्यादा टमाटर के बी सीड खाने से क्या हो सकता है, ज्यादा टमाटर के सीड खाने से क्या हो सकता है, ऑक्जेलेट का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और अगर ऑक्जेलेट का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो भी किडनी स्टोन हो सकता है। और सबसे बड़ी वजह लेस इनटेक ऑफ वाटर, क्या है, सबसे बड़ी वजह क्या है, लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी का कम इस्तेमाल। कोई अगर ये चाहता है कि उसकी किडनी जो है वो सही सलामत रहे तो उसे चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, कम से कम दिन में 3 लीटर, कम से कम दिन में 3 लीटर पानी का क्या करें, इस्तेमाल करें। वरना आपकी जो किडनी होगी वो क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म में जाकर किडनी स्टोन का शिकार हो सकती है। आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा मट्टी खाने से किडनी स्टोन हो जाता है। आप में से अक्सर सुना होगा कि छालिया खाने से, सुपारी खाने से किडनी स्टोन होता है। ये झूठी और मनगढ़ंत बात है। ना सुपारी खाने से कभी किडनी स्टोन होता है, ना मट्टी वाली चीजें खाने से किडनी स्टोन होता है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात आपको क्लियर कर दूं, लाइव में बोल रहा हूं मैं कि भाई सुपारी खाने से किडनी स्टोन का कोई ताल्लुक नहीं है, मट्टी वाली चीजें खाने से किडनी स्टोन का कोई ताल्लुक नहीं है। अब आते हैं इसकी वजह को डिस्कस करने के बाद, टाइप्स ऑफ स्टोन, कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट विच कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द ऑल स्टोन। किडनी स्टोन जो है ना ये अलग अलग तरह का होता है, इसकी बनावट जो है ना, इसकी कंपोजिशन अलग अलग तरह की होती है। सबसे कॉमन कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट है। सबसे कॉमन जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट का जो स्टोन होता है, ये तकरीबन 70% मामलात में, 70% अगर जो हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं ना, हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें 70% जो पेशेंट है ना किडनी स्टोन के, उनमें क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट का ही स्टोन होता है। जबकि हमारे पास तकरीबन 20% के करीब जो पेशेंट आते हैं, उनका जो स्टोन होता है वो इन्फेक्टिव स्टोन होता है। इन्फेक्टिव स्टोन का मतलब इन्फेक्शन की वजह से स्टोन होता है, और वो स्टोन जो होता है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट की वजह से क्या होता है, बना हुआ होता है, विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ ऑल द स्टोन। जितने भी स्टोन होते हैं उसमें तकरीबन 20%, इसमें 20% जो होता है वो क्या होगा। ये जवाब जान ये नींद में है या नशे में, मुझे लग रहा है किडनी स्टोन के इतने कॉजेस पढ़ने के बाद जो है ये पागलों की तरह आप सवाल पूछ रहा है कि किडनी स्टोन जो है वो कैसे होता है। तो बेटा या तो आप लेट आए हो तो खामोशी से सुनो, वरना कमेंट हाइड हो जाएगा तो फिर जरूरी सवाल भी आप नहीं कर सकोगे। इतनी मेहनत से लेक्चर रिकॉर्ड जो है वो चल रहा है और बीच में आके पूरा टॉपिक खत्म करके एक फजूल सवाल पूछ रहे हो। अब कोई भी फजूल सवाल या आपस में जो 2-3 जो डिस्कस कर रहे हैं उनके कमेंट को हमेशा के लिए फिर हम हाइड कर लेंगे, फिर आप कोई जरूरी सवाल भी नहीं पूछ सकोगे। तो इसलिए खामोशी से सुने लेक्चर, और कोई जरूरी सवाल तो ही पूछें। तो लेट आए हो तो बेटा अभी खामोशी से सुनो। तो इन्फेक्टिव स्टोन जो है उसकी अगर हम बात करते हैं, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट की वजह से होता है, और ये तकरीबन 20% मामलात में जो होता है वो बनता है।
जबकि यूरिक एसिड स्टोन, यूरिक एसिड का भी सुनते हैं ना, लेवल हाई होता है कुछ लोगों में, और यूरिक एसिड की वजह से जो बनने वाला स्टोन होता है वो तकरीबन 5% मामलात में होता है। और बाकी मामलात में बहुत से ऐसे स्टोन हैं जो अब तक हमें कंफर्म जो है उसके बारे में आइडिया नहीं है। मुख्तलिफ वेराइटी के स्टोन भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे जो है वो कॉमन स्टोन की वजह थी। अब इसकी अलामत क्या है, कैसे पता चलेगा कि किसको किडनी स्टोन है, कैसे किडनी स्टोन है उसका कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ब्लॉकेज इन द यूरिनेशन, पेशाब में रुकावट आएगी। ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड आ सकता है। पेन इन द फ्लैंक रीजन, फ्लैंक जो होता है ना कमर के साइड वाले हिस्से को कहते हैं। कमर है ना, कमर, कमर जो है कमर का साइड वाला हिस्सा, या तो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, या तो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, उसकी साइड पर क्या होता है वो रीजन कहलाता है फ्लैंक रीजन जो है वो कहलाता है। तो हमारे पास ये क्या है, ये सारे सिम्टम अगर किसी को हो, पेशाब में रुकावट हो, खून का आना, या फ्लैंक कमर के साइड वाले हिस्से में क्या होना, तकलीफ होना, ये अलामत हो सकती है किडनी स्टोन की। अब हम इलाज करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इलाज। इट इज ट्रीटेड बाय लिथोट्रिप्सी। क्या है, पहले जमाने में किडनी स्टोन के लिए क्या होता था, ऑपरेशन होता था। पहले ज़माने में किडनी स्टोन के लिए होता था ऑपरेशन, लेकिन अब जो है वो क्या होता है, लिथोट्रिप्सी के जरिए क्या करते हैं, इसका इलाज करते हैं। अब ये लिथोट्रिप्सी क्या है, 2 नंबर, देखो रीनल स्टोन का अगर आ जाए ना नोट, तो 2 नंबर के लिए काफ़ी है। यहाँ से तुमने एग्जैक्ट इसी तरीके से हेडिंग लगाई और एग्जैक्ट हेडिंग लगाकर यहाँ तक लिख दिया, तो 2 नंबर के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। लिथोट्रिप्सी का 2 नंबर का अलग से नोट आता है। तो हमने कहा इट इज अ टेक्निक इन विच शॉक वेव्स आर अप्लाइड ऑन द स्टोन, एज अ रिजल्ट इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस विच आफ्टर सम टाइम एक्सक्रीट इन द यूरिन। ये वो टेक्निक है जिसमें शॉक वेव जो होते हैं वो साउंड वेव की एक टाइप है। अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, हाई स्पीड वाली, अल्ट्रासोनिक भी नहीं, अल्ट्रासोनिक में तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ये हाई स्पीड वाली साउंड की जो रफ्तार है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ये वो वेव होती हैं जिनकी रफ्तार जो होती है वो साउंड से भी क्या होती है, आवाज़ की रफ्तार से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लिहाजा उनको क्या करते हैं, स्टोन पे स्ट्राइक करते हैं, और स्टोन पे स्ट्राइक करने के नतीजे में, स्टोन पर स्ट्राइक होने के नतीजे में वो स्टोन जो होता है, पत्थर होता है, टूट जाना। फिर वो यूरेटर के जरिए, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, नालाइक साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्रेशनल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल क्या होती है, पावर वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, गेमा रेस, ये सारी जो है, एक्स रेज, ये सारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। शॉक वेव जो है ये साउंड वेव की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गलती से भी नहीं करना, फिजिक्स पढ़ी है ना, फिजिक्स में पढ़ाता भी हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए फिजिक्स के मामला में कोई ब्लंडर कबूल नहीं होगा। तो यहाँ हम ये बात करते हैं कि शॉक वेव जो होती है ना, साउंड वेव से ज्यादा, मैकेनिकल वेव है ये, साउंड वेव से ज्यादा रफ्तार होती है, उनको हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करने के नतीजे में स्टोन क्या हो जाता है, टूट जाता है। और फिर वो यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर के जरिए, यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर क्या हो जाता है, ये स्टोन एक्सक्रीट होता है। फिर टाइप्स ऑफ, हम लिथोट्रिप्सी की बात करते हैं जो कि यहाँ मिसिंग है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। टाइप्स ऑफ लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी की अगर हम बात करते हैं, लिथोट्रिप्सी की 2 टाइप्स हैं। तो हमने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी की 2 टाइप्स हैं। एक कहलाती है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी, और दूसरी हमारे पास होती है वो कहलाती है लेजर लिथोट्रिप्सी। लेजर में आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह सकते हैं आप। तब आपने क्या करना होगा, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जिसमें शॉक वेव का इस्तेमाल करते हैं, लेजर लिथोट्रिप्सी में किसका इस्तेमाल करते हैं, लेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या करना होगा, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की हेडिंग लगा लोगे, उसमें कहेंगे इन दिस टाइप ऑफ लिथोट्रिप्सी शॉक वेव आर यूज। लेजर लिथोट्रिप्सी की हेडिंग लगाओगे, इन दिस टाइप ऑफ लिथोट्रिप्सी लेजर यूज, खत्म। तो लेजर के जरिए भी तोड़ सकते हैं और शॉक वेव के जरिए भी क्या कर सकते हैं, स्टोन को तोड़ा जा सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है रीनल फेलियर। क्या आ जाता है, रीनल फेलियर की बात करते हैं। कहते हैं ना गुर्दे फेल हो गए फरा के, तो हमने कहा इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ द किडनी टू एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड
फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड रीनल फेलियर। वो कंडीशन जिसमें क्या आ जाती है, किडनी की सलाहियतों में कमी आ जाती है। अक्सर फेलियर का मतलब समझते हैं किडनी काम करना छोड़ दे, ऐसा नहीं है। किडनी काम कर रही होती है, किडनी जो है वो काम कर रही होती है। शॉर्ट में है इतना काफी होगा। हाँ बेटा शॉर्ट में लिखो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना है। 2 नंबर के लिहाज से जो है ना, 1.5 1.5 पेज पेपर में जब करने जाओगे तुमने वो लग पता जाएगा, टाइम मैनेज नहीं होगा। तो 2 नंबर के लिहाज से इट इज मैक्सिमम। मैं पहले भी इस कॉपी के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि इस स्टूडेंट के बायोलॉजी में फुल मार्क्स थे। 97.5% साइंस सब्जेक्ट की लेने वाली ये स्टूडेंट है जिसकी कॉपी को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इवन नोट्स जो बनाए हुए हैं ये सारे के सारे मेरे अपने हैं, जो मैं कोचिंग में लिखवाया करता था। लेकिन जो कॉपी आपके सामने जो नज़र आ रही है, जो राइटिंग का अंदाज और प्रेजेंटेशन का जो अंदाज है, ये उस स्टूडेंट की है जिसकी सेकेंड ईयर बायोलॉजी में फुल मार्क्स है और साइंस सब्जेक्ट में 97.5% जो है वो उस स्टूडेंट की थी। तो आपने एग्जैक्ट इसको फॉलो करना है। इससे ज़्यादा एफिशिएंट बनने की कोशिश करोगे तो पेपर मैनेज ही नहीं होगा। कोशिश करो राइटिंग भी आपकी ऐसी ही हो, प्रेजेंटेशन को एग्जैक्ट फॉलो किया करो, और जो काम मैं समझाता जाऊं साथ ही साथ क्या करो, कॉपी में लिखते जाओ। इस अंदाज से लिखोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका भी नाम जो है वो उन बच्चों में लिया जाएगा जिनके बायोलॉजी में फुल मार्क्स होंगे। एटलीस्ट 90s में तो नाम हो, 90% तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे इंशाल्लाह। तो हमने कहा इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ अ किडनी टू एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट। अक्सर रीनल फेलियर का नाम सुन के, अक्सर रीनल फेलियर का नाम सुन के बच्चों के जहन में आता है किडनी काम करना छोड़ गए। भाई ऐसा नहीं है, किडनी काम कर रही होती है, लेकिन किडनी के जो सलाहियतें हैं ना उसमें कमी आ जाती है। जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया तो क्या मैं कहूंगा उसने 0 नंबर लिया है क्या? नहीं। हो सकता है 100 में से 33 नंबर पासिंग मार्क्स, उसने 100 में से 25 नंबर लियो, हो सकता है 100 में से 20 नंबर लियो, कुछ ना कुछ तो नंबर लिए ना उसने, फिर भी फेल हुआ। फेल क्यों हुआ? क्योंकि पासिंग मार्क्स के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है ना वो काफी नहीं थी। तो सेम रीनल को हम फेल करते वक्त 0 मार्क्स नहीं, वो काम कर रही है, लेकिन जिस्म को जितना किडनी काम करनी चाहिए, जिस्म की एक्सक्रीशन के लिए, जिस्म के वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए किडनी की वो सलाहियत क्या हो गई है, कम हो गई है। तो हमने कहा इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ अ किडनी टू एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने की या एक्सेस फ्लूइड, अक्सर किडनी वालों, किडनी फेलियर वाले होते हैं ना, उनके हाथ फूले हुए होते हैं, हाथ सूज जाते हैं पूरे, ऐसे नॉर्मल नहीं होते, हाथ फूल जाते हैं, हाथ स्वेल अप हो जाते हैं, या साथ ही साथ टांगे फूलना शुरू हो जाती है, या पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक्स्ट्रा पानी जो हमारा किडनी यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है ना, वो किडनी नहीं कर पाती। तो रीनल फेलियर वालों की एक निशानी है कि हाथ का सूज जाना, फूल जाना, साथ ही साथ जो है वो पेट में पानी का जमा हो जाना, इसी तरीके से जो है वो टांगे जो है वो फूल जाती हैं। ये इनकी अक्सर जो होती है वो ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो हमने कहा कि क्यों, वजह क्या होती है, एक्सेस फ्लूइड को वो लॉस नहीं कर पाते फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड रीनल फेलियर। तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, रीनल फेलियर। सिम्टम की हम बात करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक अकर। इन सीवियर कंडीशन इट में लीड टू कोमा एंड डेथ। हमने कहा कि भाई एक्सेस फ्लूइड की वजह से हाथ और पाँव फूलना शुरू हो गए, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन साथ ही साथ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये भी तो जिस्म से बाहर नहीं जा रहा, तो उसके जमा होने की वजह से पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ सकती है, उल्टियां उसे बहुत ज्यादा आ सकती हैं, और हेडेक, सर दर्द से बहुत ज्यादा हो सकता है। और अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है तो पेशेंट किस में जा सकता है, कोमा में जा सकता है, और उसकी क्या हो सकती है, मौत भी वाक़ई हो सकती है। अब हमें से इसका इलाज करना है, क्या करना है, हमें इसका क्या करना है, इलाज करना है। अब क्या इलाज करना है हमें, हमें इसका इलाज करना है। तो हमने कहा कि इसके इलाज के लिए हमारे पास एक जो तरीका कार है वो क्या है, डायलिसिस। क्या करवाना है, डायलिसिस। अक्सर आपने सुना होगा, अक्सर आपने सुना होगा कि डायलिसिस की हम बात करते हैं कि फला पेशेंट जो है वो डायलिसिस पे, फला पेशेंट जो है वो क्या है, डायलिसिस पे। तो अब डायलिसिस में होता क्या, इट इज अ टेक्निक इन विच वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस फ्लूइड आर फिल्टर फ्रॉम ब्लड। डायलिसिस एक टेक्निक है जिसके जरिए क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सेस फ्लूइड, एक्स्ट्रा पानी जो जिस्म के अंदर होता है ना, उसे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पानी जो होता है उसे क्या कर रहे होते हैं, जिस्म से बाहर क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, जिस्म से बाहर हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब ये डायलिसिस जो है वो 2 किस्म के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस की 2 किस्में,
एक कहलाता है हीमोडायलिसिस, दूसरा कहलाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है हीमोडायलिसिस जो है वो क्या है, कॉमन है। पेपर में आपके पास 2 नंबर में नोट आ जाता है, हीमोडायलिसिस पर नोट लिखें, या पेपर में पेरिटोनियल डायलिसिस पर भी नोट आ सकता है। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ कि इसमें हीमोडायलिसिस में होता क्या है। मैं आपको एक बेसिक डायग्राम बनाता हूँ। हीमोडायलिसिस में इंसान के खून को, हीमोडायलिसिस में इंसान के खून को एक मशीन से गुजारा जाता है। ब्लड को एक क्या करते हैं, मशीन से क्या करते हैं, गुजारते हैं। अब होता यह है, इस मशीन के 2 चेंबर हैं भाई। ये मशीन है ना, इस मशीन को हम कहते हैं डायलिसेट भी कहते हैं या आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इसके 2 चेंबर हैं। एक चेंबर में मौजूद होता है, एक चेंबर में होता है डायलिसेट फ्लूइड। एक चेंबर में क्या होता है, डायलिसेट फ्लूइड जो होता है वो मौजूद होता है। और दूसरे से हम क्या करेंगे, इंसानों के ब्लड को गुजारेंगे। एक चेंबर में जो है वो क्या है, डायलिसेट फ्लूइड है, और दूसरे में इंसान का क्या होता है, ब्लड होता है। और दोनों चेंबर के दरमियान, दोनों चेंबर के दरमियान जो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। दोनों चेंबर के दरमियान जो होते हैं वो क्या मौजूद होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब होता यह है कि इंसान के खून को, अब होता यह है कि इंसान के खून को एक चेंबर से गुजारा जाता है, और इसका जो दूसरा चेंबर है उसमें डायलिसेट फ्लूइड है। अब ये डायलिसेट फ्लूइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें पोटेशियम हो सकता है। डायलिसेट फ्लूइड के अंदर जो है वो पोटेशियम के साथ साथ जो है वो कैल्शियम हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की किडनी की रीनल फेलियर की सीवियरिटी क्या है, उस हिसाब से इसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। और इसकी कंपोजिशन वैसे भी आपके लेवल पे शामिल भी नहीं है, वो एमबीबीएस लेवल पर उसकी कंपोजिशन वगैरह जो है वो पूछी भी जाती है। अब होगा क्या कि ये ब्लड जब हमने गुजारा ना, इस ब्लड के पास क्या है, इस ब्लड में जो है वो एक्सेस फ्लूइड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट वाली चीज़ें मौजूद हैं। तो वो क्या होती हैं, हायर कंसनट्रेशन से। जैसे ही ब्लड को यहाँ गुजारते हैं ना, तो वो कहाँ चले जाती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट वाली जो चीज़ें होती हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए हायर कंसनट्रेशन से कहाँ चले जाती हैं, लोअर कंसनट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से कहाँ चली जाती है, लोअर कंसंट्रेशन। ये ब्लड दोबारा जिसम में आया, फिर ये ब्लड गुजरा, फिर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो गए, अलग हो गए। फिर इस मशीन से ब्लड को बार बार क्या करवाया जाएगा, घुमाया जाएगा, और हर बार चक्कर पर वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सेस फ्लूइड जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होंगे, डायलिसेट फ्लूइड के अंदर, दूसरे चेंबर के अंदर क्या होते जाएंगे, दाखिल होते जाएंगे। और मल्टीपल टाइम्स क्या है, मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस ब्लड को गुजारने के बाद, मल्टीपल टाइम्स ब्लड को गुजारने के बाद ये ब्लड क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। ये डायग्राम से ये बात समझ में आई तो कमेंट में यस लिखो, शाबाश। जितने बच्चे लेक्चर शुरू से सुन रहे हैं, अगर ये वाली बात समझ में आ रही है तो जल्दी से कमेंट में यस लिखो, ताकि मैं आगे बढ़ूं और फिर मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊं। ये बात समझ में आई कि ब्लड को एक चैम्बर से गुजारेंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, और इस तरीके से ब्लड क्या होता जाएगा, फिल्टर होता जाएगा। और मल्टीपल टाइम ब्लड को गुजारते हुए फाइनली ये ब्लड क्या होता जाएगा, फिल्टर होगा। अब देखो भाई डेफिनेशन, हीमोडायलिसिस कंटेन डायलिसेट और आर्टिफिशियल किडनी। ये जो मशीन है ना, इसे डायलिसेट कहते हैं या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। इट हैज 2 चेंबर, इसके कितने चेंबर हैं, 2। वन इज फॉर पैसेज ऑफ ब्लड एंड अदर इज फॉर डायलिसेट फ्लूइड। 2 चेंबर है, एक में जो है वो ब्लड है और दूसरे में क्या है, फ्लूइड है। सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और दोनों के दरमियान जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इन दिस प्रोसेस ब्लड इज पास थ्रू वन चेंबर, एक चेंबर से ब्लड को गुजारा, एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर ट्रांसफर्ड इनटू डायलिसेट फ्लूइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो डायलिसेट फ्लूइड में दाखिल हो जाता है डिफ्यूजन के जरिए। ये स्टूडेंट अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ। ड्यूरेशन, दिस प्रोसेस टेक 6 to 10 आवर्स। इस प्रोसेस को 6 से 10 घंटे तक, 6 से 10 घंटे तक क्या करवाते हैं, हम जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। और इसकी रिकमेंडेशन है मरीज को कब कब करवाने आना है। इट इज रिकमेंडेड 3 times a week। हफ्ते में 3 मरतबा जो है वो क्या करवाना है, मरीज को ये प्रोसेस रिपीट करवाना होता है।
अब जो हमारे पास आ जाता है दूसरा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ना, ये सिंपल प्रोसेस है, ये इतना तकलीफ दे अमल नहीं है जितना हीमोडायलिसिस है। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में कहते हैं भाई, ये मैं पेट बना देता हूँ ना, देखो ये पेट बना दिया, ये हमने बना दिया इंसान का पेट, ये इंसान का पेट बना दिया, ये पेट बनाया भाई। ओके, अब जो पेट है ना, पेट के एतराफ में अल्लाह ताला ने, पेट के एतराफ में अल्लाह ताला ने एक मेम्ब्रेन दी हुई है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। पूरा पेट है ना, उसके एतराफ में अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, पूरा जो है वो आर्टरीज और वेन हैंड के मिस फ्रेगनेंस, हाँ हाँ बिल्कुल, परफोरेटर्स बनते हैं ना। इसकी अगर हम बात करते हैं ना, फिस्टूला एक वर्ड यूज होता है जो आपके लेवल पर नहीं है। फिस्टूला बाकायदा पेशेंट के हैंड में बनाया जाता है जिसमें आर्टरी और वेन की कॉम्बिनेशन होती है। तो वो फिर क्या हो जाएगा, एमबीबीएस लेवल की बात है, कोशिश करो कि इंटर लेवल की चीज़ें अच्छे से समझो ताकि फिर बाद में शर्मिंदगी का सामना ना हो। इंटर में रहते हुए इंटर की चीज़ अच्छे से पढ़ो ताकि इज्जत के साथ एमबीबीएस में दाखिल हो जाओ। वरना क्या होता है, स्कोर कितने बच्चों का बुरा आया है ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, और बहुत से बच्चे इस वक्त जो लाइव मौजूद हैं ये इम्प्रूवमेंट वाले भी हैं। सही है, तो बेटा मैं आपको एडवाइस ये दूंगा, इंटर पर रहते हुए इंटर तक की चीज़ों पे कमांड हासिल करो ताकि इज्जत के साथ अच्छा रिजल्ट आ जाए और इज्जत के साथ एमबीबीएस में पहुंच जाओ। फिर तुम्हारे हाथ में पूरी जिंदगी पड़ी है, जो सीखना चाहो सीखो। अभी से जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो एफिशिएंसी शो करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप यहीं के यहीं रह जाओगे, इंटर की हद तक ही रह जाओगे या नर्सिंग स्टाफ बन जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा अच्छे सा समझदारी का मुजाहरा करो। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये यहाँ जो एक मेम्ब्रेन है ना वो कहलाती है पेरिटोनियम। क्या कहलाती है ये, पेरिटोनियम, ये मेम्ब्रेन है। अब इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करते हैं, हम एक छोटा सा इंसिजन देते हैं, क्या करते हैं, कट लगाते हैं, और उस कट वाले हिस्से के जरिए हम क्या करते हैं, कैथीटर पास कर देते हैं। कैथीटर एक नाली का आप कहते हैं नाम है, इस कैथीटर को हम क्या करते हैं, पास करते हैं, और इस कैथीटर के जरिए, गौर से सुनिएगा, इस कैथीटर के जरिए हम एक फ्लूइड दाखिल करते हैं जिसे कहते हैं डायलिसेट फ्लूइड। कैथीटर के जरिए क्या करते हैं, एक फ्लूइड को दाखिल करते हैं जिसे कहते हैं डायलिसेट फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या हो जाता है, ये फ्लूइड जो होता है वो पूरे एब्डोमेन में, पूरी पेरिटोनियम, पेट में जो है वो कैविटी के अंदर जो है ये भर जाता है। अब क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है ना पेरिटोनियम, ये जो मेम्ब्रेन है ना पेरिटोनियम, इसके अराउंड अल्लाह ताला ने बहुत सारी कैपिलरीज रखी हुई है। क्या रखी हुई है, कैपिलरीज। तो ये जो फ्लूइड पेट में भरा हुआ होता है ना, उसमें क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज से जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, ब्लड यहाँ से जो गुजर रहा है ना, यहाँ कैपिलरीज है ना, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है ना वो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ आ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कहाँ जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो होता है, ये जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है बस फ्लूइड में आता है, और 1-2 घंटों के बाद इस कैथीटर के जरिए हम क्या कर देते हैं, इस डायलिसेट फ्लूइड को निकाल देते हैं। सिंपल, इंसिजन दिया, कट दे के कैथीटर पास किया, कैथीटर पास करके डायलिसेट फ्लूइड को क्या कर दिया, इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर भर दिया। कुछ देर तक क्या किया हमने, इसको बंद रखा हुआ है, मरीज को जो काम करना है काम भी करता जा रहा है, और जो यहाँ ब्लड कैपिलरी से जो ब्लड गुजर रहा है उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर, यानी इस कैविटी के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। और फिर फाइनली क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, और फाइनली 1-2 घंटों के बाद जब वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाता है, इसी कैथीटर के जरिए हम क्या कर देते हैं, डायलिसेट फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। अगर ये बात समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट में यस लिखो ताकि मैं इसके फिर नोट्स को रीड करवाऊं कि कैसे लिखना है। शाबाश। अगर ये बात समझ में आई है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ सकूं। शाबाश, जल्दी। सिर्फ एक बच्चे ने यस लिखा और वो भी यूसुफ रिजवी, सबसे लेट आने वाला बच्चा। बाकी शाबाश जो शुरू से सुन रहे हैं, कमेंट में जल्दी से यस लिखो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलो भाई, बहुत अच्छे से लिखा किसी ने, चलो थैंक यू। ओके, मैं आपको नोट्स में बताता हूँ क्या लिखना है। इन दिस प्रोसेस एन इंसिजन इज मेड इन द पेरिटोनियल कैविटी। इंसिजन का मतलब एक कट लगाना, कट लगाया, इंसिजन लगाया, थ्रू विच कैथीटर इज इंसर्टेड, भाई इसके जरिए कैथीटर दाखिल कर दिया। With the help of catheter, the dialysate fluid is introduced into the peritoneal cavity. Peritoneal cavity में dialysate fluid दाखिल किया। The dialysate fluid stay in the peritoneal cavity for few hours.
कुछ घंटों तक क्या करेंगे, कुछ घंटों तक हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। फिर क्या करेंगे, सो द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड लाइनिंग ऑफ द पेरिटोनल कैविटी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्लड इनटू द पेरिटोनल कैविटी। ब्लड लाइनिंग के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट था ना, यहां से कैपिलरीज गुजर रही थी, वो क्या हो गए, ब्लड से ट्रांसफर होते हुए कहां आ गए, पेरिटोनल कैविटी में आ गए। ड्यूरेशन की बात करते हैं, दिस प्रोसेस टेक अबाउट 1 आवर। रिकमेंडेशन की बात करते हैं, इट इज रिकमेंडेड 2 टाइम्स अ डे। दिन में 2 बार मरीज को ये खुद करना होगा। इसके लिए हॉस्पिटल आने की जरूरत है, इसके लिए हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, मरीज खुद कर सकता है। और ये जो कैथीटर है ना, कैथीटर में ओपन और क्लोज होने का सिस्टम है। इसको यहाँ आप समझ लीजिए स्टॉपर की तरह, एक ढक्कन की तरह है। इसमें फ्लूइड दाखिल किया, फिर बंद कर दिया इसको, फिर इसको खोला 1 घंटे के बाद, और फ्लूइड क्या कर दिया, इससे बाहर निकाल दिया। यानी ये जो इंसिजन वाला काम होगा और कैथीटर पास करने वाला काम होगा, ये डॉक्टर करेगा। एक बार कैथीटर पास हो गया ना, फिर ओपन और क्लोज का जो जिम्मेदारी है वो किसकी हो जाती है, मरीज की हो जाती है। तो एक जो रीनल फेलियर का जो इलाज था वो था डायलिसिस। और डायलिसिस की दोनों टाइप मैंने बता दी, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। अब जो दूसरा इलाज जो है ना रीनल फेलियर का, वो है रीनल ट्रांसप्लांट। अब रीनल ट्रांसप्लांट हम किस में करते हैं, इफ द पेशेंट इज यंग, in young patient if renal failure occur, renal transplant is a better option than dialysis। अगर पेशेंट क्या यंग है ना, 20 साल का लड़का है, रीनल फेलियर में चला गया, 25 साल का, 30 साल का पेशेंट अगर नौजवान है, तो रीनल ट्रांसप्लांट जो होता है, रीनल ट्रांसप्लांट जो होता है वो क्या होता है, एक बेटर ऑप्शन होता है डायलिसिस के मुकाबले में। डायलिसिस अक्सर हम बड़ी उम्र के लोगों में करते हैं ना, बुजुर्ग हो गए, अब उसमें रीनल ट्रांसप्लांट जैसा बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो डायलिसिस। लेकिन अगर पेशेंट यंग है, नौजवान है, तो उसमें रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो बेटर ऑप्शन है कि कोई शख्स अपनी किडनी डोनेट करे। क्या करे, कोई शख्स जो है अपनी किडनी क्या करे, डोनेट करे। तो आप में से अगर किसी को आईफोन चाहिए हो, बड़ा एक जोक मशहूर है ना फेसबुक पर, आप में से अगर किसी को आईफोन चाहिए हो तो अपनी किडनी डोनेट कर सकते हो, ताकि हम किसी पेशेंट को दे दें और आपको आईफोन दिला दे। तो कितने बच्चों को आईफोन चाहिए, शाबाश। आईफोन किसी को चाहिए तो उसे अपनी एक किडनी देनी होगी, ताकि हम किसी पेशेंट को आपकी किडनी लगा दें और बदले में आपको आईफोन दिला देंगे। बड़ा एक जोक मशहूर है। तो यूसुफ रिजवी को चाहिए, वकार को चाहिए आईफोन 11, सना ने दांत निकाले लेकिन अपनी किडनी नहीं देगी, बाकी कितनों को आईफोन चाहिए। तो ये मशहूर है ना कि आईफोन की कीमत इतनी ज्यादा है कि इंसान की किडनी के बराबर है। सना को जो है वो नहीं चाहिए, ईशा वराइज को जो है वो आईफोन चाहिए। तो बेटा जल्दी से अपनी किडनी जो है वो डोनेट कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको आईफोन दे दिया जाएगा। चले, तो यानी इसमें जो है वो रीनल ट्रांसप्लांट में, या मैं अक्सर क्लास में अक्सर पूछा करता था कि यार एक मूवी थी जिसमें एक शख्स होता है, उसको जो है वो रीनल फेलियर में चला जाता है, डॉक्टर कहता है कि क्या करना है, उसको रीनल ट्रांसप्लांट करना है। क्या करना है, उसे जो है वो रीनल ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो वो शख्स जो होता है वो अपने बेटे से पूछता है, तो बेटा कहता है नहीं अब अब्बा मुझे तो अभी करियर बनाना है, मैं अपनी किडनी नहीं दे सकता। बेटी से पूछते, बेटी कहती है अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, मैं कैसे किडनी दे दूं। फिर क्या होता है, जब उसका ऑपरेशन होता है तो एक शख्स जो होता है वो आकर उसे किडनी दे देता है, और वो उसका सौतेला बेटा होता है। क्या उस सौतेले बेटे का नाम बता सकते हो, वो सौतेला बेटा कौन है? शाबाश, देखते हैं कौन इस मूवी की सिचुएशन को समझ सका। रीनल फेलियर पे वो बनती है, शाबाश। अक्सर बच्चों की याददाश्त बड़ी तेज होती है, ये सिचुएशन सुनकर बता देते हैं कि वो किडनी डोनेट करने वाला शख्स कौन होता है। बड़ा मशहूर एक्टर है, किसी को भी नहीं पता, कोचिंग में तो मुझे अक्सर एक आवाज में थे, शाबाश। देखो एसजे ने सबसे पहले आंसर दिया, वो किडनी देने वाला जो शख्स होता है वो सलमान खान होता है, और जो पेशेंट रीनल फेलियर का बनता है वो ऋषि कपूर होता है। ऋषि कपूर जो होता है, कितनों को याद था? चलो ईशा, देखो आप चीटिंग करो, सबसे पहले जिसने आंसर दिया मैं उसको मानता हूं। तो वो जो किडनी डोनेट करने वाला होता है वो सलमान खान होता है। और चलो भाई, मेहर बलोच ने मूवी का नाम दिया, मूवी का नाम सच कहूं तो मुझे भी याद नहीं था, मूवी का नाम नहीं था, जलवा मूवी है। तो आप आज ही जो है वो, वैसे मैं मूवी देखने की एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन आप जो है वो ये जलवा मूवी देखिएगा, उसमें बाकायदा रीनल फेलियर वाली सिचुएशन है, जिसमें ऋषि कपूर जो होता है वो रीनल फेलियर का होता है, और रीनल ट्रांसप्लांट के लिए जो है सलमान खान जो होता है वो क्या है, अपनी किडनी डोनेट करता है। ईशा वराइज ने तुक्का लगाया था, नहीं बेटा आपसे पहले किसी ने सही आंसर दिया था, तुक्का नहीं, चीटिंग की थी, उसका आंसर चीटिंग किया था। तो हमने कहा यंग पेशेंट अगर है ना, तो रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो बेटर ऑप्शन होता है। इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस, इसमें ऑपरेशन होता है, एंड रिक्वायर्ड कंप्लीट मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप। इसमें ब्लड ग्रुप मैच होना भी जरूरी है, करीबी रिश्तेदार होता है ना, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। इट्स सक्सेस रेट इज 80%, 80% जो है वो क्या है, जो ब्लड डोनेट करने वाला होगा ना उसका ब्लड ग्रुप,
और किडनी देने वाला, दोनों का ब्लड ग्रुप का मैच होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है वो कंपोजिशन ऑफ यूरिन है, जो कि एमसीक्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूरिन के अंदर वाटर जो है वो 95% होता है। बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, यूरिन के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है, वो वाटर है। फिर इसके बाद प्रोटीन, ग्लूकोज, ये 0% है। इसी तरीके से यूरिया 2% है, क्रेटिनिन 3 to 7, अमोनिया 3 to 7, यूरिक एसिड भी 0.3, सोडियम 0.3, 0.6, ये 0.3 to 0.7 है, सॉरी। क्लोराइड 0.6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट 0.47, और पीएच, यूरिन की पीएच भी बाकायदा अक्सर पूछी जाती है, वो है 5। तो ये चार्ट अच्छे से याद करना ताकि एमसीक्यू में आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं, और कल की क्लास में हम बाकायदा एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया वगैरह और अर्थवॉर्म, इसी तरीके से जो है वो कॉकरोच और अलग अलग जानदारों के बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे। ब्लड ग्रुप अगर मैच नहीं करेगा तो डोनेट भी नहीं किया जाएगा। ब्लड ग्रुप अगर मैच नहीं करेगा तो वो इंसान डोनेट भी नहीं कर सकेगा। चले आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।